कौन थे चंद्रनाथ रथ, एक बार जल्दी से बताते हैं आपको, फिर हम अपने एक और संवाददाता के पास चलेंगे जो शुभेंदु अधिकारी के आवास पर ही हैं। देखिए, चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक रहे हैं और लंबे समय से शुभेंदु के साथ जुड़े रहे थे। शुभेंदु के भरोसेमंद सहयोगियों में से वो एक माने जाते रहे हैं और चुनावी रैलियों में शुभेंदु के साथ वो रहते थे। पूर्वी मिदनापुर के चंडीपुर में के रहने वाले थे और राजनीति से पहले एयरफोर्स में वो कार्यरत थे और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए। हमारे साथ कौस्तुभ इस वक्त जुड़े हुए, कौस्तुभ गांगुली हमारे संवाददाता। कौस्तुभ, आप शुभेंदु अधिकारी के घर पर, ये शुभेंदु अधिकारी ने कोई बात की है इस घटना के बाद से, क्योंकि बयान तो उन्होंने दिया है, लेकिन उसके बाद से क्या हालात रहे, क्या उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है? क्योंकि अगर उनके इतने करीबी सहयोगी की हत्या हुई है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कोई खतरा मंडरा सकता है। जी देखिए, जो घटना घटी है वो एक टेरिबल इंसिडेंट है। इस अभी वेस्ट बंगाल का जो हालात है, अभी तो ये टेरिबल इंसिडेंट है। और शुभेंदु अधिकारी वो जब कल गए थे, वो हॉस्पिटल में गए थे, चंद्रनाथ रथ जिनको कल हत्या हुए थे, तो वो कल गए थे और आकर उन्होंने बोला कि अभी जो पुलिस यहाँ का प्रोसेस, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर उनका पूरा भरोसा है कि क्या होगा। और ये जो उन्होंने जो बोला है कि अभी पॉलिटिकल वेंडेटा चल रही है ये ऑल ओवर द स्टेट, तो अभी पुलिस के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और वो एक और भी बात बोला है कि सभी जो बीजेपी के जो वर्कर्स है, जो मेंबर्स है, उनको बोला है कि अभी शांत रहने के लिए, कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा अभी चल रहा है इस राज्य में। और शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा निश्चित तौर से बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी भी जब जीता है दोनों चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर में जीतने के बाद भी उनका जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी बढ़ाया गया है। तो निश्चित रूप से पुलिस भी और भी उनका जो सिक्योरिटी है और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण के पहले ये जो इंसिडेंट हुआ है इस वेस्ट बंगाल का, हालात अभी कुछ अलग हो गया है। क्योंकि चुनाव में तो हम नहीं देखा कि हिंसा का जो तस्वीर हम देखते हैं वेस्ट बंगाल में, चुनाव के समय तो हम नहीं देखा इस हिंसा का तस्वीर। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट अभी वेस्ट बंगाल में आए हैं, शुभेंदु के बारे में कोई जानकारी है? शुभेंदु अधिकारी इस वक्त कहाँ है? इस वक्त उनकी मौजूदगी कहाँ है? क्या गतिविधियां रही हैं इस हत्याकांड की सूचना मिलने के बाद से अब तक? कुछ जानकारी आपके पास? क्या देखिए, कल रात वो हॉस्पिटल से आए थे, तब 3 या 3:30 बजे वो फिर आए हैं न्यूटन पे, जहाँ पर रहने वाले हैं। तो वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी आए हैं, अभी वो घर में ही है। लेकिन जो अपडेट हमको मिल रहा है कि आज सुबह वो फिर जाएंगे, वो मध्यमग्राम में जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर फिर जाएंगे शुभेंदु अधिकारी। वहाँ पर जाके फिर वो जो वहाँ का जो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ फिर बात करेंगे। क्योंकि ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे के बाद शुभेंदु अधिकारी कल ही वो मध्यमग्राम चले गए थे। वो रात 12 बजे के आसपास वो फिर चले गए थे मध्यमग्राम। फिर जाकर वो 3 से 3:30 बजे तक वहाँ पर थे। वो पूरा घटना वो उन्होंने देखा है और उसके बाद उन्होंने फिर अभी घर पर बैक किया है। और फिर आज सुबह उनको जो स्केड्यूल है, वो सुबह आज फिर मध्यमग्राम पे जाएंगे। अभी ऐसे स्केड्यूल है। रवि, बिल्कुल नजर आप बना रखे, हम लौटेंगे आपके पास। रविशंकर दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। रविशंकर, अब सवाल यहां पर कुल मिलाकर ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में जांच कैसे आगे बढ़ रही है? क्या जो सीबीआई की मांग है उसको भी सुना जाएगा? टीएमसी ने पहले आगे आकर ही सीबीआई की मांग कर दी है। अलग से क्या टीमें बनाई गई हैं पुलिस की? क्योंकि डीजीपी ने खुद इस पर बयान दिया है, खुद वो नज़र बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर। तो पुलिस इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ा रही है? हाई प्रोफाइल मामला है और ऐसे समय में हत्याकांड हुआ है जब पहले से ही एक पॉलिटिकल टेंशन पश्चिम बंगाल में मौजूद है पोस्ट इलेक्शन। देखिए, यहाँ पे तो डिस्क्रिशन, सरकार की डिस्क्रिशन है कि नया जो सरकार बनेंगे वो इस मामले में सीबीआई का जांच करने की अनुमति देंगे कि नहीं, या फिर स्टेट पुलिस के ऊपर डिपेंड करेंगे। और एक हो सकता है कि कोर्ट में ये मामला चला जाए और जुडिशियल इंक्वायरी इसका हो, मतलब कोर्ट के अंदर सीबीआई इंक्वायरी हो,
ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी सिद्धिनाथ गुप्ता ने जो कहा है कि काफ़ी कुछ सुराग हमें मिले हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन तौर पे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसीलिए हम उसको बयान नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लाइव कार्ट्रिजेज मिलना या तो फिर गाड़ी का मिलना, अलग अलग जो चीज़ हुए हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि स्टेट की जो पुलिस है उनके पास काफ़ी सुराग है, क्योंकि गाड़ी जो यहाँ पे आई थी चंद्रनाथ के गाड़ी को ब्लॉक करने के लिए, वो गाड़ी अबैंडन छोड़ दिया गया। अब वो गाड़ी फेक नंबर प्लेट हो सकती है, लेकिन गाड़ी का चेसिस नंबर जो है वो चेसिस नंबर किसी के जो गाड़ी इन्होंने खरीदा था वो चेसिस नंबर से गाड़ी की डिटेल्स मिल जाएगी। आके 2 से 2 4 करने की मौका उनको मिलेगा। जो लोग आए थे अब इनका नेटवर्क चालू करके ये पता चलेंगे कि रात के समय में या तो 2-3 दिन गए 3-4 दिन से कौन सी ऐसे लोग हैं शार्प शूटर्स है जो कि अपने इलाके में नहीं है, या तो फिर जेल से छूट गई है, या तो फिर वो घर वापस आए हैं कहीं से। ऐसा जो 2-2-4 होते हैं जो सुरागे हैं उनको इकट्ठा करके फिर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। यही नॉर्मल प्रोसीड्यूर्स होते हैं। अब पुलिस इसमें क्या करेंगे, क्योंकि नया सरकार बनने जा रहा है, वहाँ पे सिक्योरिटी देना ज़रूरी है। अब जो घटना चंद्रनाथ के साथ हो चुकी है, जैसे सुकांत मजुमदार ने कहा अब तो हो चुके हैं, उसको वापस लाना मुश्किल है। एक बार सरकार गठन हो जाए उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और भी चलेगी और उसमें जो लोग दोषी हैं उनको निकाला जाएगा, ऐसा वो बीजेपी मान के चल रहा है। ठीक है अवधेश जी, एक बीजेपी के नेताओं ने भी एक आरोप लगाया है और ये आप कितनी गंभीर समस्या मानते हैं। उनका ये कहना है कि चूंकि लंबे समय तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा को इस तरीके से रखा गया कि वो सुपर पोरस रहा, मतलब पोरस भी नहीं रहा, एकदम खुला बॉर्डर रहा, तो इस बात की कितनी संभावनाएं हैं कि अपराधी वहां से आए, अपराध करें और फिर वापस चले जाएं, उनको बाद में पकड़ना मुश्किल हो। ये सिस्टम लंबे समय तक चलता रहा और इतना आसान भी नहीं है कि इसको 1 दिन में या 2 दिन में ठीक कर लिया जाए, क्योंकि बॉर्डर के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर क्रॉस करना, इधर से उधर करना बहुत आसान है, अपराधों के लिए तो और भी आसान है। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा अक्सर हम देखते थे कि क्राइम करने के बाद नेपाल भागने की कोशिश अपराधी करते थे या नेपाल से आकर क्राइम करके वापस चले जाते थे। ये सिचुएशन वाकई में पश्चिम बंगाल में है क्या, है तो कितनी गंभीर है? नहीं, ये सिचुएशन तो बहुत लंबे समय से है और आप जानते ही हैं कि जो खासकर पशु तस्करी का मामला था या शराब के है, वो सारे ट्रक के ट्रक वहां दिखते थे और कई बार तो जब बीएसएफ कार्रवाई करती थी तो गांव के लोग ऐसे घेर लेते थे कि बीएसएफ के लिए समस्या हो जाती थी, अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ती थी, पुलिस के पास जाते थे बीएसएफ जो है एफआईआर करने, तो पुलिस एफआईआर नहीं लेती थी। और अभी जो चुनाव परिणाम आया है उसमें आप देखेंगे कि सीमा पार जमाते इस्लामी का जो विजय है वो पश्चिम बंगाल से लगे हुए जो पूरे सीमा के इलाके हैं, खासकर उत्तरी दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और फिर तो वो उस इलाके में उधर से जमाते इस्लामी जीती और इधर से भी जो तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक सब जीते हैं ज्यादातर उस एरिया से जीते हैं। वही ट्रेंड असम में भी दिखाई दे रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं दोनों तरफ कुछ ना कुछ सहयोग और सांठ-गांठ रही है, वो समय से पता चलेगा। ये कल किसी ने मुझे जब ध्यान दिलाया है कि आप देखिए कैसे उधर से जीता है, तब मेरे ध्यान में आया है। तो ये तो एक भयावह परिस्थिति है। नेपाल के साथ तो हमारे दूसरे प्रकार के संबंध है। हमारा बिल्कुल ऐसा बॉर्डर है जहां हम घुस सकते हैं, जा सकते हैं, इधर से उधर रास्ते हैं। वो जो 450 किलोमीटर है जहां की फेंस नहीं लग पाया है, वो 112-13 किलोमीटर तो ऐसा है जहां लगी नहीं। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। मुझे लगता है कि सरकार के आने के बाद से ही कुछ समय तक तो ये एक लंबी चुनौती रहेगी।